हेलो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिकोडिंग द चैप्टर, इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है ब्रीदिंग, दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग यू कैन सिंपली से व्हाट इज एक्सटर्नल। हमने इनहेल किया, हमने एक्सहेल किया, दैट इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। उतना ही ब्रीदिंग है, मतलब हमने इनहेल किया, एयर लंग्स में गया, एयर बाहर आ गया, दैट इज ऑल फॉर ब्रीदिंग। When we talk about exchange of gases, वो कई जगहों में होता है। Exchange of gases between the alveoli in lungs and the blood vessels, मतलब blood in the blood vessels, alveoli और blood vessels के बीच में जो gaseous exchange है, वहां पे एक exchange है। उसके बाद blood हमारे cells तक जाता है, cells में cells O2 लेते हैं, CO2 देते हैं, वो एक gaseous exchange है। तो ऐसे करके हमें बहुत सारे टाइप्स के गैशियस एक्सचेंज, मतलब टाइप्स तो नहीं, बहुत सारे लोकेशंस पे गैशियस एक्सचेंज देखने को मिलते हैं। तो वी आर नाउ गोइंग टू लर्न हाउ डज द एयर, मेनली ऑक्सीजन एंड CO2, गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट टू द सेल्स इन आवर बॉडी थ्रू ब्लड और बाय कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस ऑफ सर्टेन मसल्स। कैसे हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर पाते हैं, ये सब इसी चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, स्टार्टिंग विथ, जब हमें कहीं पे जाना होता है तो वी नीड अ रोड मैप। वैसे ही जब हमें सांस के बारे में, पहले तो हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं ना, तो जब हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, वी फर्स्ट नीड अ रोड मैप कि कैसे ब्रीदिंग होता है, किस किस पाथ के थ्रू एयर जाता है। तो हमें पता है नाक से जाते हैं, नाक से सांस लेते हैं। So this is called nair or the nostrils, external nostrils और nair. Nair के बाद nasal chamber, nasal chamber, फिर internal nostril, pharynx, glottis, फिर larynx, trachea, primary bronchi, secondary bronchi, tertiary bronchi, then initial bronchioles, terminal bronchioles, then from terminal bronchioles to alveolar duct, then to alveolar sac और alveoli। ठीक है, इन सब चीजों को हम देखेंगे एक वन बाय वन, हर एक चीज को हम देखेंगे। दिस इज द पाथवे, देख लो, ठीक है। डस्टर में ये पाथवे है। नाउ लेट्स लर्न इट वन बाय वन। इफ वी ड्रॉ स्मॉल डायग्राम, ये नेजल पैसेज से यहां से दो पार्ट हो जाता है। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से दो पार्ट हो जाता है, थोड़ा पहले होता है। डॉर्सली देखो, सांस लिया, नेजल चैम्बर से सांस लिया, सांस लेके फेरिंग्स से दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक पार्ट वेंट्रल होता है, गया ऐसे, पाइप आ रहा है, फेरिंग्स आ रहा है, दो पार्ट्स डिवाइड हो गए। ठीक है, एक पार्ट तुम्हारा वेंट्रल होता है जिसको हम ट्रेकिया के नाम से जानते हैं, वेंट पाइप। दूसरा पार्ट तुम्हारा ट्रेकिया के पीछे यानी डॉर्सल होता है, डॉर्सल टू ट्रेकिया, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, इसोफेगस। ठीक है, तो इधर से हमारा जो है वो डिवाइड हो रहा है, ये इसोफेगस है, इसको जाने दो। उसके बाद हम देखते हैं, ये है अपना ट्रेकिया, इसको थोड़ा मेल है ना, ये अपना ट्रेकिया, ट्रेकिया आता है, ट्रेकिया आता है और दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दीज आर कॉल्ड ब्रोंकाई। फिर आते हैं लंग्स, ये लंग्स है। ओके, वेरी नाइस। तो हमारा जो हमने अभी पाथवे पढ़ा था, एक्सटर्नल नेयर, ये जो नॉस्ट्रल्स हम बाहर दिख रहे हैं, ये एक्सटर्नल नेयर है। नॉस्ट्रल से फेरिंग्स तक हम जब जाते हैं, दैट इज अवर नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर वो होता है जहां पे मेनली एयर की कंडीशनिंग होती है, मॉइस्चर ऐड किया जाता है। देखो यहाँ पे तो रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होता है। हमारे नाक में बाल होते हैं वर्टेब्रल रीजन में। देखो, अगर हम नेयर पढ़ ही रहे हैं तो इधर भी पढ़ लेते हैं।
When we study external air, this is the nasal chamber. These are the two nostrils or the external air. और इसके अंदर वाला ये वाला पार्ट है nasal chamber. ये अपनी नाक है. So in the vestibular region we have some hair. बाल होता है ना, नाक के बाल. किस किस अंकल के बाहर आ जाते हैं तो काटना पड़ता है, पर वो नाक के बाल बहुत यूजफुल होते हैं बिकॉज दे हेल्प अस टू प्यूरिफाई द एयर. कैसे? डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका डस्ट हुए या जितनी भी ऐसी चीजें हैं ना, उनको ट्रैप करने में ये हेल्प करता है. ओके, देन फ्रॉम वेस्टिब्यूलर रीजन हम जाते हैं रेस्पिरेटरी पोर्शन पे. यहाँ पे क्या होता है? मेनली मॉइस्चर ऐड किया जाता है ना. एयर अगर ड्राई है तो उसमें मॉइस्चर ऐड किया जाएगा. टेम्परेचर रेगुलेट किया जाएगा. जैसे कि अगर ठंडी हवा है तो गर्म होगी, गर्म हवा है तो थोड़ी ठंडी होगी. तो यहाँ पे वो भी होता है. और क्या, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स बच गए, ये वेस्टिब्युलर रीजन से बच गए, वो यहाँ पे जो म्यूकस प्रेजेंट है उसमें जाके ट्रैप हो जाता है. देन वी कम टू ऑल्फैक्टरी रीजन. ये उसके अंदर का रीजन है. यहाँ पे हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, है ना. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? हमें स्मेल, फाउल स्मेल है, अच्छा स्मेल है, वो सब रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है. नोज, बेल. ठीक है. जब हम नेजल चैम्बर को कंप्लीट करते हैं, फिर हम आते हैं इस एक मस्क्यूलर रीजन में, जो कि दैट इज कॉमन फॉर फूड एंड एयर. दिस इज कॉल्ड द फेरिंग्स. ठीक है. फेरिंग से होते हुए, अब देखो बहुत सिंपल सी चीज है. तुमने देखा होगा जब हम सांस लेते हैं, ट्रेकिया के साथ साथ, है ना, मतलब चेस्ट के साथ साथ हमारा पेट भी फूलता है. नॉर्मली सांस लो, डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट नहीं. तुम कभी नॉर्मली खुद को लेटे हुए बेड पे देखना, ऑब्जर्व करना, तुम्हारा पेट फूल रहा है, अंदर बाहर हो रहा है. हम मेनली देखते हैं कि यार लंग्स में तो सब कुछ होना चाहिए, पेट में क्या हो रहा है? बेसिक सी बात है. एयर आ रहा है, फेरिंग्स कॉमन चैम्बर है. कॉमन चैम्बर से एयर इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, तो हमारा पेट में भी होता है. ठीक है. ओके. फेरिंग्स से ये जो पार्ट है, यहां से इसोफेगस जा रहा है, जहां से विंड पाइप या ट्रेकिया की एंट्री है, उस जगह को ग्लॉटिस कहते हैं. उस जगह को ग्लॉटिस कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई शो यू, इफ दिस इज, ठीक है, इफ दिस इज विंड पाइप, ठीक है, ये तुम्हारा विंड पाइप है. विंड पाइप का ये जो एंट्री है, दिस इज कॉल्ड द ग्लॉटिस. ओके. तो यहां पे वो ग्लॉटिस है. ग्लॉटिस से ठीक नीचे हमें मिल जाता है हमारा वॉइस बॉक्स, या व्हाट वी कॉल एज लैरिंग्स. हमें हमारा लैरिंग्स मिलता है. ठीक है. लैरिंग्स के बाद हमें मिलते हैं ट्रेकिया. दिस इज द विंड पाइप या ट्रेकिया जिसको हम बोलते हैं. ओके. ट्रेकिया कंटिन्यू हो रहा है. ट्रेकिया ही यहां पे आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिसको हमने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई. जिसको हमने बोला प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है. प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद हमारे दो लंग्स में डिवीजन कर दिया गया है. प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके, लेट मी शो यू हियर, ये लेट से तुम्हारा है प्राइमरी ब्रोंकाई. ठीक है. उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं इनटू, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में. ठीक है. फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं टर्शियरी ब्रोंकाई में. किसमें? टर्शियरी ब्रोंकाई में. ओके. वेल, आफ्टर टर्शियरी ब्रोंकाई और ब्रोंकाई नहीं होते हैं, हमारे आते हैं ब्रोंकियोल्स, यानी छोटे ब्रोंकाई. ब्रोंकियोल्स जो हैं, जब ये फर्स्ट आए, दीज आर द इनिशियल ब्रोंकियोल्स, यानी इनिशियल ब्रोंकियोल्स. ठीक है. उसके बाद ये फर्दर डिवाइड करेंगे, है ना, फर्दर डिवाइड करेंगे जब तक तुम्हारा एल्वियोलर डक्ट शुरू नहीं हो जाता. ठीक है. लेट्स से इधर से मेरा एल्वियोलर डक्ट शुरू हो गया और ये मेरा एल्वियोलर सैक है पूरा, इसके अंदर छोटे छोटे एल्वियोलाई हैं. ओके. यहां तक ये जो है, ये हमारा है टर्मिनल ब्रोंकियोल्स. ठीक. उसके बाद से शुरू हो जाता है एल्वियोलर सैक. ठीक है. उसके बाद से एल्वियोलर सैक. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे प्राइमरी ब्रोंकाई है.
प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड करते हैं टर्शियरी में, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई इनिशियल ब्रोंकियोल्स देखते हैं, इनिशियल स्टार्टिंग है ब्रोंकियोल्स का, ब्रोंकियोल्स डिवाइड करते करते टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी इसके बाद से ब्रोंकियोल्स नहीं होते हैं तो वह टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक चलते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे पहुंचने के बाद एल्वियोलर डक्ट शुरू होता है, एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक कनेक्टेड होता है। सो फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट वी गो टू एल्वियोलर सैक, उसके अंदर होता है एल्वियोलाई जहां पे प्राइमरी गैसियस एक्सचेंज परफॉर्म होता है। वेल यहां पे देखें तो ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके पूरा नेटवर्क है बिछा हुआ है, ठीक है, पूरा नेटवर्क है, एंड एंड में ऐसे एल्वियोलाई एल्वियोलर सैक्स होते हैं, पूरा नेटवर्क, फिर एल्वियोलर सैक्स। ओके, हम मेनली देखें तो हमारे ये जो लंग्स हैं, पाथवे समझ में आ गए, दैट्स इट, यही चाहिए, मेनली यही चाहिए, यही था पाथवे और हम समझ चुके हैं व्हाट इज द पाथवे। उसके बाद यहाँ पे जो एल्वियोली एंड एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर सैक है, उसमें और थोड़ी देर में जाएंगे। हम आज ये पूरे पाथवे को तो कंप्लीट करेंगे। ओके, मतलब एक्सटर्नल जितना भी पूरा पाइपलाइन, पानी टैंक से घर तक आ रहा है, उसके जो भी पाइपलाइन है वो पूरा पाइपलाइन आज हम पढ़ेंगे। आफ्टर दैट वो पानी कैसे कैसे घर के नलों तक पहुंच रहा है और क्या यूज हो रहा है वो सब भी हम बाद में देखेंगे। तो बाय दिस वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की मदद से, या फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्टेशन समझो, बहुत सिमिलर तरीके से हमारा बॉडी यहाँ पे एयर का ट्रांसफर करता है, O2 CO2 का ट्रांसफर करता है, वैसे ही हम समझेंगे, ठीक है, डन। ऐसा ये डायग्राम ऐसा ओके, ठीक है। यहां पे हमारे ये जो है राइट लंग है, दिस इज द राइट लंग, दिस इज द लेफ्ट लंग। तो हमारा जो राइट लंग है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा है। अगर और भी डिटेल्स में जाए, विच इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली, पर ये 650 ml के आसपास होता है एंड दिस इज अराउंड 550 ml। वाई, क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस? हमने हमेशा देखा है कि लोग हमेशा लेफ्ट साइड में ऐसे करते हैं, ऑल इज वेल, ठीक है। तो जो भी होता है वी थिंक एंड ऑल्सो इट इज द ट्रुथ एंड फैक्ट एज वेल कि जो हमारा हार्ट है दैट इज स्लाइटली लोकेटेड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द थोरैसिक कैविटी, थोड़ा, पूरा बीच में नहीं है, थोड़ा लेफ्ट को है। तो बस वो जो हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए यहाँ पे एक यू कैन से गड्ढा बना हुआ है जिसको हम नॉच बोलते हैं, नॉच मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। सो हियर इज आवर हार्ट, ठीक है, यहां हमारा हार्ट है, ये हार्ट है। तो हार्ट की वजह से यहां पे जो ऐसे खड्डा तरीके से बना था लेफ्ट लंग में से, जो खड्डा सा बना था हार्ट को एकोमोडेट करने के लिए, दिस इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच, दिस इज द कार्डियक नॉच। यहाँ पे हार्ट एकोमोडेट करने के लिए ये होता है, ठीक है। वही यही पाथवे है और कुछ नहीं है, बस इस पाथवे की कुछ डिटेल्स अभी अपन देखेंगे। ओके, मैंने क्या बोला था, कंडक्टिंग, यानी बाहर से टैंक से तुम पानी घर तक ला रहे हो, पानी यूज नहीं हुआ है, टैंक से पानी घर तक आया है, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट कि पानी कंडक्ट होके इधर तक आया। फिर तुम पानी निकालोगे, है ना, तो पानी निकला और जो तुमने यूज किया बाकी ड्रेन में गया, दिस इज द एक्सचेंज वाला पार्ट, ठीक है। तुमने अभी पानी यूज नहीं किया, ये हमने अभी जितना पढ़ा वहां पे पानी घर तक पहुंच रहा है, यानी एयर जो है वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक जस्ट पहुंचा है। एक्चुअली एल्वियोलाई से पहले, जस्ट पहले, यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स पे अब है। फिर हम जाएंगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक के अंदर, फिर हम जाएंगे एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई के अंदर जाने के बाद हम देखेंगे गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। उससे पहले हमने सिर्फ इतना ही देखा है कि एयर जाता कहां तक है, दैट्स इट। ओके ओके, मैं साइड होता हूं, नोट करो। तो कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी पार्ट, दो तरह के हमारे पार्ट्स होते हैं, जरा गौर किया जाए। कंडक्टिंग पार्ट जैसे मैंने बोला, एक्सटर्नल लेयर से, नॉस्ट्रिल से तुम्हारे टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, है ना, लेट मी राइट
और हाँ ये इंपॉर्टेंट भी है, नेयर से ब्रोंकी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ये पूरा जो पार्ट है दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट, जो कि मैंने यहां पे लिखा भी है, दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट। उसके बाद जितना भी है, यानी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद क्या आता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद सीधा आता है अपना एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, देन एल्वियोलर डक्ट से एल्वियोलर सैक, देन इनसाइड इट एल्वियोलाई, इतना ही आता है ना। दिस इज द कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट में होता क्या है, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होता है, कंडीशनिंग ऑफ एयर होता है, यानी टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेंटेन किया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं बाय म्यूकस, और जितने भी तुम्हारे यहाँ पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसके बाद जितना भी म्यूकस है, म्यूकस ही डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देता है, ठीक है। तो कंडीशनिंग ऑफ एयर होता है, टेम्परेचर मॉइस्चर मेंटेनेंस होता है, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव नहीं ट्रैप किए जाते हैं, ठीक है। इतना ही होता है कंडक्टिंग पार्ट में, ब्रॉडली इतना ही होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई पे, ठीक है। ये जो तुम्हारा पार्ट है दिस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी पार्ट। दिस इज द रेस्पिरेटरी पार्ट, क्योंकि यहां पे मेनली द गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड से CO2 क्या एल्वियोलाई के अंदर आया, ये जो मेन एक्सचेंज वाला पार्ट है दिस हैपेंस इन दिस एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलर सैक रीजन, ठीक है। इसीलिए इसको हम रेस्पिरेटरी पार्ट कहते हैं, इसको हम कंडक्टिंग पार्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग का तो देख लिया, रेस्पिरेटरी का फंक्शन क्या है, गैसियस एक्सचेंज, ओके, ठीक है। अभी हमने जितना जो कुछ भी पढ़ा उसके बारे में थोड़े डिटेल्स जानना जरूरी है, बिकॉज दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ओके। एक्सटर्नल नेयर और नेजल चैम्बर हमने इधर तक पढ़ लिया है, हाँ, इधर तक पढ़ लिया है हमने, नेजल चैम्बर पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम यहाँ फेरिंग्स में हैं। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड वाटर एंड एयर, वो कॉमन पैसेज है। जो इनर वॉल या पीछे का जो दीवार है फेरिंग्स का, दैट इज कवर्ड विथ म्यूकस एंड इट हेल्प्स इन ट्रैपिंग ऑफ डस्ट, ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो, ठीक है, ओके। फ्रॉम द फेरिंग्स वी हैव द फेरिंग्स फर्दर गेट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अपने एक पार्ट है इसोफेगस, जो कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चले जाता है, एक पार्ट है इसोफेगस, दूसरा पार्ट जो है वो ट्रेकिया। ट्रेकिया में हमारे पास लैरिंग्स है, लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स है। लैरिंग्स वॉइस बॉक्स 9 कार्टिलेजेस से मिलकर बना होता है, 9 कार्टिलेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। थिन फ्लैप इलास्टिन कार्टिलेज, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो क्या होता है, ग्लॉटिस खुला है, अब ग्लॉटिस तो ओपन है, उसके ऊपर उसके अंदर अगर फूड चला गया, तो जब भी फूड चला जाता है बाय मिस्टेक भी, तो हमें खांसी होना शुरू हो जाती है और फूड पार्टिकल बाहर आ जाता है। पर अगर, और उसके प्रिवेंशन के लिए पर कुछ तो चाहिए ना, गलती से जाए तो हम खांस के निकालेंगे, बहुत ज्यादा जाए तो क्या करोगे, तो nothing to worry about. We have epiglottis which covers the glottis. Epiglottis which covers the glottis. This is thin flap made up of elastin cartilage. उसके बाद सबसे बड़ा यहाँ पे हमें जो एप्पल शेप दिखता है, in childhood up to 11-12 years, this apple shaped thyroid cartilage is of the same size in males and females, but after puberty the increased level of testosterone in the males helps the thyroid cartilage to grow bigger, and एक हमें यहाँ पे दिखता है जिसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं ना, तो ये वही थायराइड कार्टिलेज ही है। यहाँ पे जो हार्ड बड़ा वाला कार्टिलेज दिखेगा दैट इज दी थायराइड कार्टिलेज। उसके अंदर थायराइड कार्टिलेज, ये सब ऐसे कार्टिलेज 9 कार्टिलेजेस मिलके एक बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल एज हमारा वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स।
तो इस लैरिंग्स के अंदर वी हैव टू वॉइस वोकल कॉर्ड्स. Vocal cords, these vibrate to produce sound. Vocal cords are thick, that's why they are low pitched or produce low frequency sounds in males. But in case of females, the voice box is thin, तो वो high pitched sound produce करते हैं. That's it. उतना ही था हमारे larynx के लिए. Trachea, larynx के बाद आता है trachea. Trachea के लिए this is dorsally, it is, देखो trachea तो है, but विंड पाइप या पाइप जो है वो खुला होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बंद हो जाएगा तो एयर तो पास करेगा नहीं. दैट इज इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप द ट्रेकिया ऑलवेज ओपन. तो उसके लिए वी हैव द कार्टिलेजेस, सी शेप्ड कार्टिलेजेस, है ना, सी शेप्ड कार्टिलेजेस व्हिच आर डॉर्सली इनकम्प्लीट. देखो बताता हूं. जो कार्टिलेज होते हैं, लेट्स से मैं तुम्हें सर से देख रहा हूं, यहाँ पे एक बैठा हुआ है कोई, मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं, मैंने उसे काट दिया, तो अब मुझे उसका ट्रेकिया दिख रहा है. ट्रेकिया ऊपर से कैसा दिखेगा? एक पाइप की तरह होल, पूरा ऐसे गोल दिखना चाहिए, ऐसे गोल, ऊपर से ऐसे गोल दिखेगा. पर ये यहाँ पे तुम्हें इसको ओपन रखने के लिए सी शेप्ड कार्टिलेज दिखाई देंगे. कैसे कार्टिलेज? सी शेप्ड कार्टिलेज, ऐसे, विच आर डॉर्सली इनकम्प्लीट. यानी इधर से तो ऐसे कंप्लीट है, पीछे से ये खुले हुए हैं. These are dorsally incomplete. ऐसे C-shaped cartilages होते हैं, है ना, ट्रेकिया के अंदर. इनकम्प्लीट C-shaped rings of hyaline cartilage, हाँ, मोर प्रिसाइजली hyaline cartilage से बने होते हैं. ठीक है. उसके बाद एपिथेलियम, नहीं उसके बाद क्या है? हाँ, कार्टिलेज. ये जो C-shaped कार्टिलेज है, ये इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होते हैं. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हमने अभी पढ़ा है. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स इधर तक तुम्हारे होंगे, है ना, इधर तक हमारे पास होंगे क्या, जो सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेजेस होंगे. उसके बाद से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की तरफ अगर हम जाएं तो ये कार्टिलेजेस नहीं होंगे, सी शेप्ड कार्टिलेजेस. ठीक है. एल्वियोलर डक्ट में तो होते भी नहीं है. वेरी नाइस. एपिथेलियम, ट्रेकिया के अंदर एपिथेलियम भी होगा. व्हाट इज एपिथेलियम? कवरिंग. तो एपिथेलियम कवरिंग सेल्स, है ना. एपिथेलियम तो होना ही होना है. एपिथेलियम कौन से प्रकार का है? यहां पे हमारे पास जो एपिथेलियम है दैट इज स्यूडोस्ट्रेटिफाइड, कलमनार और क्यूबॉइडल. समझने की कोशिश करो. क्यूबॉइडल क्या होता है? बड़े सेल्स होते हैं, थोड़ी मोटी कवरिंग आ जाती है. कैसे मोटी कवरिंग? कहां पे मोटी कवरिंग चाहिए? बड़े एरिया में, राइट. बड़े एरिया में मीन्स ट्रेकिया टू, ये ट्रेकिया टू, है ना. ट्रेकिया टू हमारे जितने भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स है, इधर तक. याद करने का तरीका, सी शेप्ड, जहां तक तुम्हारे सी शेप्ड कार्टिलेजेस, हाइलिन कार्टिलेजेस हैं, वहां तक तुम्हारे पास कलमनार सिलिएटेड एपिथेलियम, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम होता है. स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनार एपिथेलियम होता है ट्रेकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक. ठीक है. इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ये होता है क्या? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कलमनार एपिथेलियम. उसके बाद से यानी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जहां से शुरू हो रहे हैं, वहां पे होता है क्या? स्यूडोस्ट्रेटिफाइड तो नहीं, सिर्फ सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम. डन. ओके. व्हाई सिलिया? वी ऑलवेज नो. और हाँ, इस बीच में यहाँ पे जो ट्रेकिया और ये पूरा जितना ही पाथवे है, ट्रेकिया, फेरिंग्स में भी है. ठीक है. फ्रॉम ट्रेकिया टू ब्रोंकाई टू ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. अपार्ट फ्रॉम सिलिएटेड एपिथेलियम हमारे पास गॉबलेट सेल्स भी होते हैं. व्हाट आर द फंक्शन? हमें पता है गॉबलेट सेल के फंक्शंस क्या है. गॉबलेट सेल्स डू प्रोड्यूस म्यूकस, वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है. व्हाई इज म्यूकस नेसेसरी? जैसे हमने बोला था, कंडक्टिंग पाथवे में हमें रिमूवल नहीं, ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होता है. ठीक है. ट्रैपिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स होता है, यानी डस्ट पार्टिकल्स अटक जाते हैं, लंग्स तक नहीं पहुंचते हैं, तो इसलिए म्यूकस प्रोड्यूस किया जाता है गॉबलेट सेल्स के द्वारा. इस पूरे पाथवे में हमारे पास गॉबलेट सेल्स हैं जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. आफ्टर म्यूकस इज प्रोड्यूस और डस्ट जब ट्रैप हो गया तो अभी तो वो वेस्ट है, उसे रिमूव करना है. तो ये जो सिलिएटेड एपिथेलियम है, ये सिलिया, ये फ्लैप लाइक ऐसे काम करते हैं. पूरे सेल्स, पूरे दीवार, पूरे ट्रेकिया में, पूरे पाथवे में, पूरे कंडक्टिंग पाथवे में है, ऐसे ऐसे एक ही डायरेक्शन में वो
रो करते हैं, जिससे वो जो म्यूकस विद डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर की तरफ पुश होता है और अल्टीमेटली निकल जाता है। तुमने देखा हो जब तुम खांसते हो तो एक बहुत चिपचिपी सी सब्सटेंस, म्यूकस ही है ना, वो बाहर निकलती है। वो क्या है? वो तुम्हारे पाथवे से ही आया है, अंदर के पाथवे से ही आया है, कंडक्टिंग पाथवे से। वो डस्ट पार्टिकल्स अलोंग विथ म्यूकस है, तो वो निकाला जाता है, वैसे ही निकलता है। सिलिएटेड एपिथेलियम ऐसे से पुश करके उसे ऊपर तक पहुंचाते हैं, फिर बाद में वो निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे एल्वियोलाई के बारे में। देखें, यस, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोलाई के बारे में। पर उससे पहले हाँ, एक बहुत अमेजिंग चीज है, आजमा। बहुत लोग सुनते हैं पर कभी सोचा नहीं होगा। व्हाट इज आजमा? ये हमारी जो बॉडी, मैंने अभी बोला गॉबलेट सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स जो कि प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस और जो कुछ होता है मैंने बता दिया। तो ये जो गॉबलेट सेल्स हैं, कुछ लोगों में क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा म्यूकस छोड़ने लगते हैं। डस्ट पार्टिकल है ये एक्सेस। अब डस्ट पार्टिकल्स हमेशा अंदर आएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में हर जगह डस्ट पार्टिकल्स हैं ही हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स तुम्हारे एरियल पैसेज में एंटर करना इज वेरी नॉर्मल। पर अगर जितना डस्ट पार्टिकल घुसा उससे कई गुना ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है कि ये पूरा एरियल पाथवे ही ब्लॉक हो गया, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत आ जाती है। दैट इज द कंडीशन ऑफ आजमा। व्हेन वी सी कि एक्सेस ऑफ म्यूकस इज प्रोड्यूस, जितना नीचे है उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो दैट इज व्हेन वी यूज द पंप। तो पंप क्या करता है? पंप सिंपली ये जो म्यूकस है उसको डिस्ट्रॉय करता है, म्यूकस डिसअपियर हो जाता है, वो पाथवे फिर से ओपन होता है, इसलिए हम पंप देते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एल्वियोलाई। दैट इज द लास्ट टॉपिक वी हैव टू डिस्कस टुडे। एल्वियोली, एल्वियोलर सैक एंड द बेसिक एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, वेरी नाइस। डस्टर कुछ समझ लेनी हो। एल्वियोलाई के बारे में देखते हैं। तो हमने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक कहानी पढ़ ली थी। यहां पे तुम्हारा है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल, यहां पे तुम्हारा है टर्मिनल ब्रोंकियोल। ट्यूबरकुलोसिस मत समझना है, टर्मिनल ब्रोंकियोल। बाद में लगा यार केस कर दी। ये तुम्हारा है एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के अराउंड तुम्हारा है एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर सैक के अंदर है तुम्हारे एल्वियोलाई ना, बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं ना, बचपन से बोलते हैं बलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स, गैसियस एक्सचेंज जहां पे होता है। एल्वियोलर सैक के अंदर होता है एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई को अगर हम खींच के बाहर लाएं और उसको हम ऐसे बनाएं, ये एल्वियोलाई तुम्हारी, तो इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें तुम्हें स्क्वोमस एपिथेलियम मिलेगा, इस पूरे दीवार में तुम्हें स्क्वोमस एपिथेलियम की लेयरिंग मिलेगी, बहुत पतली सी। स्क्वोमस एपिथेलियम बहुत पतला होता है ना, तो स्क्वोमस एपिथेलियम का लेयर मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे कुछ क्यूबॉइडल सेल्स भी होंगे, कुछ सम अमाउंट ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद तुम्हारा लेट से यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक है, मैं इसको रेड से करता हूं। बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद तुम्हारे यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ठीक है, इसके अराउंड एक ब्लड वेसल ऐसे जा रहा है। ब्लड वेसल की आउटर कवरिंग क्या है? ब्लड वेसल भी ऐसे स्क्वोमस एपिथेलियम से घिरा हुआ है। यस, ब्लड वेसल्स के आउटर इनर साइड में भी स्क्वोमस एपिथेलियम ही प्रेजेंट है। इसके अंदर है तुम्हारे आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अभी है, इसमें ऑक्सीजन डालना है। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन इज लाइक अ व्हीकल जिसपे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैठ के जाते हैं आराम से, ठीक है। तो क्या होता है, हाँ, और एक चीज, यहां से इधर से शुरू करो। तुम्हारा यहाँ का जो एपिथेलियम है, स्क्वोमस एपिथेलियम, इसका इस एपिथेलियम, फिर ब्लड वेसल्स का जो एपिथेलियम है,
फिर एल्वियोलाई के एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्लड वेसल्स के अंदर के क्या एपिथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस पूरे के पूरे इस एरिया को मिला दें, इस पूरे थिकनेस को मिला दें, इस पूरे थिकनेस को मिला दें, तो हमें लेस देन 1 mm मिलेगा, ये लेस देन 1 mm। और बॉडी में जिस भी जगह पे जो ब्रेड्थ है ऑफ द लेयरिंग, ये लेयरिंग की टोटल जो विड्थ है या ब्रेड्थ है, थिकनेस है, वो अगर 1 mm से कम मिले, 1 मिलीमीटर से कम मिले, देन थ्रू नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। कुछ अलग सा नहीं चाहिए, नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस पासेज कर सकते हैं, गैस पास कर सकते हैं। ओके, यही था, कुछ और नहीं था। एल्वियोलाई है, एल्वियोलर सैक है, सब कुछ है, बस डन। इतनी ही चीजें थी हमें पढ़ने के लिए। दैट इज द कंप्लीट पाथवे ऑफ हाउ द एयर एंटर्स आवर लंग्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली हाउ द एयर एंटर्स आवर लंग्स। मतलब लंग्स तो एयर अपना खाली है, एयर को अंदर लाता कौन है, उसे बाहर छोड़ता कौन है। अब ऐसा तो नहीं है बस खाली स्पेस देखा तो एयर घुस गया, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूसली एयर इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं। एंड और बलून को कभी नहीं देखो कि बलून खुद से स्ट्रेच हो रहा है और बलून खुद से कंप्रेस हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता है। लंग इज लाइक अ बलून, वो कभी खुद से स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। वो करने के लिए कुछ मसल्स हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं, है ना। एक थोरैसिक कैविटी है जो कि एयर टाइट है। तो वी विल लिसन अबाउट दैट ब्यूटी इन द नेक्स्ट टॉपिक, जहां पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की ब्रीदिंग होती कैसे है। यहाँ पे ब्रीदिंग मैंने एयर का पाथवे जान लिया, इसके बाद देखेंगे ब्रीदिंग होती कैसी है। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।